नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान के सामने कमजोर पड़े अमेरिका की, पश्चिम एशिया के संकट से बढ़ी मोदी सरकार की चिंता की, जानेंगे डीजल और पेट्रोल को लेकर देश में क्यों बढ़ रही है चिंता, जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्यों मचा हंगामा, जानेंगे संसद में आज किन विधेयकों पर हुई चर्चा। आज अनेक बच्चे घंटों तक रील्स वीडियो लगातार स्क्रॉलिंग में लगे रहते हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा डेली पैसेंजर बन गए हैं भाजपा नेता, वोटिंग के बाद नहीं आते नजर। कांग्रेस को सरकार से मिली राहत, अब खाली नहीं करना होगा 24 अकबर रोड मुख्यालय, पहले 28 मार्च तक इस बंगले को खाली करने का दिया गया था नोटिस। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पलटवार, कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, उन्हें बनना चाहिए डिलीवरी चीफ मिनिस्टर। केशव मौर्य ने कहा था सिलेंडर की दिक्कत होने पर उनके कार्यालय को सूचित करें, फिर भिजवाया जाएगा सिलेंडर। 28 मार्च को यूपी और एनसीआर के लिए खास दिन, जेवर एयरपोर्ट का होगा उद्घाटन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। और शेयर बाजार में गिरावट, 1690 अंकों की गिरावट के साथ 73,583 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 486 अंकों की गिरावट के साथ 22,819 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब 10 दिनों तक ईरान पर बड़े हमले नहीं करने का फैसला किया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में 10,000 और सैनिकों को भेजने की बात भी कह दी है। वहीं ईरान ने भी कह दिया है कि अमेरिकी सैनिक आए तो हम उन्हें सही जगह दिखा देंगे। इस बीच ट्रंप ने जब यह कहा कि ईरान का भेजा गिफ्ट अमेरिका पहुंचने वाला है, उस पर भी ईरान की तीखी प्रतिक्रिया आई है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के साथ मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग अब एक नए मोड़ पर नजर आ रही है, जहां ईरान दुश्मनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के तेवर बदलते दिखाई दे रहे हैं। जंग के 28वें दिन हालात ये हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैसे भी ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वहीं इजरायली सेना खुद ये कबूल कर रही है कि अब इस जंग में टिके रहने की उसकी हालत नहीं है, वो टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन इजरायली सरकार हमले रोकने को तैयार नहीं है। एक तरफ जहां ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले रोकने की डेडलाइन 10 दिनों के लिए बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान पर हमले तेज करने की कसम खाई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि यह कदम ईरान से दागी गई मिसाइलों की बौछारों के जवाब में उठाया गया है। दरअसल ईरान की तरफ से इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अपने हमलों की 83वीं लहर शुरू करते हुए ईरान ने अपनी मिसाइलों पर थैंक यू जर्मनी, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, थैंक यू स्पेन, थैंक यू पाकिस्तान लिखकर उनसे दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसे इस जंग में अलग थलग पड़ते अमेरिका और इजराइल पर ईरान के तंज के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही ईरान ने ट्रंप के उस दावे की भी हवा निकाल दी है जिसमें उन्होंने कहा था ईरान ने हमें 10 ऑयल टैंकर गिफ्ट किए हैं, 8 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं और सभी पर पाकिस्तान के झंडे लगे हैं। ईरान ने युद्ध खत्म करने की गंभीरता को दिखाते हुए ऐसा किया है। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल नहीं लेना चाहिए, लेकिन वह ऐसा कर रहा है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के सहयोगी देशों के बंदरगाहों से आने जाने वाले किसी भी जहाज को किसी भी रास्ते से गुजरने की इजाजत नहीं है। उनकी सेना ने हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे 3 जहाजों को वापस लौटा दिया है, जिसके बाद ट्रंप का यह दावा भी सवालों में घिर गया है। जहां तक बातचीत का सवाल है, उसे लेकर जरूर जर्मनी ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्षों में जल्दी ही सीधी बातचीत हो सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में यह जंग थमती नजर नहीं आ रही है। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो वो ईरान समर्थन में इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। उनका कहना है कि अगर वाशिंगटन और उसके सहयोगी ईरान के खिलाफ स्थिति को बढ़ाने में जल्दबाजी करते हैं तो यमन हस्तक्षेप कर उन्हें पहले से ही रोक देगा। यमन के तट पर स्थित बॉब अल मंडाब जल डमरू मध्य को बंद करना, जो लाल सागर को वैश्विक जहाज रानी मार्गों से जोड़ता है, एक व्यवहारिक विकल्प है। इसके नतीजे अमेरिकी और इजरायली हमलावरों के साथ साथ मिलीभगत करने वाली और मौन राजधानियों को भी भुगतने पड़ेंगे। यानी हर बीतते दिन के साथ ईरान इस जंग में मजबूत होता नजर आ रहा है, जो अमेरिका और इजराइल की परेशानी बढ़ा रहा है। अब देखना यह होगा कि दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर लौटते हैं या नहीं।
ईरान जंग के चलते इस वक्त पूरी दुनिया में कच्चे तेल और गैस का संकट गहरा गया है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है। भारत पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है और संकट के चलते सरकार भी तेजी से फैसले लेती नजर आ रही है। इसी के चलते मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री ने देश के मुख्यमंत्रियों से बात भी की है। देखिए ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, जिसके चलते भारत के आगे भी कई बड़े संकट खड़े हो गए हैं। कई उद्योगों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो भारतीय काम करते हैं, उन्हें लेकर भी देश में चिंता की स्थिति बनी हुई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 3 लाख से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन लाखों की संख्या में अभी भी भारतीय वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही कई जरूरी चीजों की आवाजाही ठप होने के चलते इसका असर उद्योगों पर भी दिखने लगा है। इस संकट का डर मोदी सरकार को भी लगने लगा है। पीएम मोदी तो खुद संसद में खड़े होकर ये बोल चुके हैं कि अगर जंग जारी रही तो भारत पर बुरा असर पड़ेगा। इन सब के बीच सरकार ने पश्चिम एशिया विवाद से पैदा होने वाले मामलों पर नजर रखने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दूसरे मंत्री भी सदस्य हैं, जो संघर्ष से पैदा होने वाले संकट पर नजर रखेंगे और उसका निपटारा करने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। जंग का दायरा बढ़ता देख और लगातार विपक्ष के हमले के बाद मोदी सरकार हरकत में आई है। संघर्ष को लेकर अभी हाल ही में ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी और अब खुद पीएम मोदी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री से बात की। 27 मार्च को पीएम ने वर्चुअल मीटिंग की। संघर्ष के बीच देश भर में तैयारियों की समीक्षा करना और संभावित संकट से निपटने के लिए एकजुट रणनीति बनाना इस बैठक का मकसद रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक स्तर पर समुद्री मार्गों को प्रभावित किया है, जिससे व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में सरकार हर स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करने में लगी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। जंग पश्चिम एशिया में चल रही है, लेकिन संकट भारत पर आता दिखाई दे रहा है और अगर ये जंग लंबी चली तो फिर इसका असर आम जनता पर भी दिखने लगेगा। वैसे एलपीजी का संकट तो दिखने भी लगा है। इसे लेकर सियासी दलों ने सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए हैं। वही बात डीजल और पेट्रोल की करें तो इसकी कीमतों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के कारण वैश्विक स्तर पर तेल का संकट खड़ा हो गया है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, जिसके बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कम की है। नए आदेश के बाद अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटकर 3 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल पर लगने वाली 10 रुपए की ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर शून्य कर दिया गया है। ये फैसला ऐसे समय में आया जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हुई है। आपको बता दें, सरकार पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर एडिशनल कस्टम ड्यूटी और 13 रुपए स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाती रही है। वहीं डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर एडिशनल कस्टम ड्यूटी और 10 रुपए स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाती है। लेकिन खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले के बाद भी जनता को कोई राहत नहीं मिली, जिसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट की खबरें पढ़कर सोचा कि सरकार ने आपकी जेब को राहत दी है, तो आप गलत हैं। फिलहाल कीमतें डीलरों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक जैसी हैं। वास्तव में जो कमी आई है वो है विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जो तेल विपणन कंपनियों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला शुल्क है। विशेष और अतिरिक्त शब्द ही बताते हैं कि ये कितना अनावश्यक है। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से तेल विपणन कंपनियां घाटी का सामना कर रही है। सरकार ने अब सिर्फ विशेष अतिरिक्त शुल्क को कम करके उस बोझ का एक छोटा सा हिस्सा साझा करने पर सहमति जताई है, वो भी लगभग 1 महीने बाद। राहत तो है, लेकिन सिर्फ कहने की बात है, वास्तविकता में नहीं। सुर्खियां गढ़ने और लोगों को बेवकूफ बनाने के बजाय सरकार को उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए। तो वही खबरें ये भी हैं कि 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। विपक्ष लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है और जनता को सच्चाई से रूबरू करा रहा है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के इस बयान पर बीजेपी क्या सफाई देती हुई नजर आती है। भारत ईरान जंग में शामिल भले ही ना हो, लेकिन इस जंग का असर उस पर दिखने लगा है। वहीं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में तो इसे लेकर बवाल भी मच गया है। बीजेपी सदस्यों की राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी ने माहौल और बिगाड़ दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। कांग्रेस के कुछ विधायक पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस पर बीजेपी के विधायक भड़क गए और जवाबी नारे लगाने लगे।
हालात तब और तनावपूर्ण हो गए जब बीजेपी के कुछ विधायकों ने राहुल गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। विधानसभा में बढ़ते हंगामे को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा, जिसके बाद किसी तरह हालात को कंट्रोल में किया गया। सदन में इस नारेबाजी के बीच ईरान जंग की चिंगारी भी नजर आई। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी विधायक ने अयतुल्ला अली खामेनी की तस्वीर और ईरान के बैनर्स लहराए और इजरायली मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस नारेबाजी के बाद सदन का माहौल इतना गरमा गया कि 20-25 मिनट की कार्यवाही के बाद ही आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा मचा रहा, वहीं संसद में भी विपक्ष और सरकार के बीच टकराव दिखाई दिया। मोदी सरकार की तरफ से जन विश्वास बिल पेश किया गया। विपक्ष ने इसे स्थायी समिति के हवाले करने की मांग की, लेकिन सरकार ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। यानी सरकार ने टकराव का जो रास्ता शुरुआत से अपना रखा है, वो उसी पर चलती दिखाई दे रही है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदनों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे माहौल गहमा गहमी भरा रहा। लोकसभा में जन विश्वास विधेयक 2026 पेश किया गया। इसके अलावा धारावी पुनर्विकास और बच्चों में इंटरनेट की लत जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में जन विश्वास विधेयक 2026 ये बिल पेश किया। इसका अहम मकसद छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। इससे नियमों को सरल बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल में 23 मंत्रियों के 79 केंद्रीय कानूनों के कुल 784 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। इसे सेलेक्ट कमेटी के सिफारिशों के बाद दोबारा लाया गया है। कांग्रेस सांसद कडियम काव्या और जीके पदवी ने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने इसे संविधान की मूल संरचना के खिलाफ बताया। विपक्ष ने इसे मनमाना और भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला बताकर दोबारा संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। वहीं आगे की कार्यवाही में सांसद वर्षा गायकवाड़ ने लोकसभा में धारावी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमने 2004 में धारावी विकास का सपना देखा था। हमारा सपना था कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी में रहने वालों को सम्मान पूर्वक जीवन मिले, लेकिन सरकार बदलने के बाद उनके दोस्त के लिए टेंडर मैनेजमेंट हुआ और दोस्त को ही टेंडर मिलता रहा, लेकिन आज तक उसका विकास नहीं हुआ। वहीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बच्चों में मोबाइल रील्स और वीडियो की बढ़ती लत पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने लूडो जैसे साधारण खेलों में भी ऑनलाइन सट्टेबाजी शुरू होने और सोशल मीडिया पर इसके खुलेआम प्रचार का मुद्दा उठाया। आज अनेक बच्चे घंटों तक रील्स वीडियो लगातार स्क्रॉलिंग में लगे रहते हैं। ये प्रवृत्ति बच्चों और टीनेजर्स में कम उम्र में ही मोबाइल की लत पैदा कर रही है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे नींद की कमी, चिंता, डिप्रेशन और कंसंट्रेशन। उच्च सदन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने द फाइनेंस बिल 2026 और द एप्रोप्रिएशन बिल 2026 को सदन में विचार और वापसी के लिए एक साथ पेश किया। सदन का ये सत्र पूरा होने में कुछ ही दिनों का वक्त बाकी रह गया है। 2 अप्रैल को इस सत्र का समापन हो रहा है। इन बाकी बचे दिनों में सदन की कार्यवाही में क्या होता है, ये देखना होगा। संसद में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव बना हुआ है। वहीं बिहार में तो एनडीए के अंदर ही टकराव दिख रहा है। सीएम पद को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। यह भी तय नहीं है कि नीतीश कुमार सीएम पद से कब इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन यह जरूर तय हो गया है कि वो राज्यसभा और एमएलसी में से कौन सी सीट और कब छोड़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, तारीख तय हो गई है, लेकिन नीतीश सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने अभी विधान परिषद की सीट छोड़ने का फैसला किया है। 30 मार्च को नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद से इस्तीफा देंगे, लेकिन वो सीएम बने रहेंगे। दरअसल संवैधानिक मजबूरियों के चलते नीतीश को 30 मार्च तक इस्तीफा देना था, क्योंकि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्हें 14 दिन में ये फैसला लेना था कि वो कौन सी सीट अपने पास रखेंगे, विधान परिषद की या राज्यसभा की। और अब नीतीश ने फैसला कर लिया है कि वो राज्यसभा सदस्य बनकर दिल्ली जाएंगे, जबकि एमएलसी पद से वो इस्तीफा दे देंगे। ये बात तो आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार का राज्यसभा कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल को शपथ नहीं लेंगे, वो 14 अप्रैल के बाद ही शपथ लेंगे और उसके बाद ही वो सीएम पद को लेकर कोई फैसला करेंगे, क्योंकि इस वक्त खरमास चल रहा है और नीतीश कुमार इस दौरान कोई बड़ा फैसला नहीं करते हैं, इसीलिए वो खरमास खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे दावे ये भी किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनने के बाद भी सीएम पद अपने पास बनाए रख सकते हैं।
सीएम पद बीजेपी को देंगे या फिर अपने बेटे निशांत कुमार को सीएम पद देंगे, क्योंकि जेडीयू की तरफ से लगातार निशांत को सीएम बनाए जाने का दबाव डाला जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पहले निशांत नीतीश की सीट पर विधान परिषद चुने जाएंगे, उसके बाद ही नीतीश सीएम पद छोड़ेंगे और कोशिश यही करेंगे कि निशांत को सीएम पद मिल जाए। यानी अभी आने वाले समय में बिहार में सीएम पद को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि जेडीयू पहले ही साफ कर चुकी है कि सीएम पद किसे सौंपा जाएगा, ये फैसला नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश का एमएलसी पद छोड़ना तय हो गया है, लेकिन सीएम पद से इस्तीफा वो अभी नहीं दे रहे। संकेत मिल रहे हैं कि 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही वो इस्तीफा देंगे, जिनमें से 3 में तो नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। और इसके बाद किस राज्य में कितने उम्मीदवार मैदान में बचे हैं, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। असम की 126, केरल की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज है। वहीं इन तीनों राज्यों में 26 मार्च नामांकन वापसी लेने की आखिरी तारीख थी और अब ये समय समाप्त हो गया है, जिसके चलते बीजेपी शासित असम के साथ साथ केरल और पुदुचेरी में उम्मीदवारों की संख्या तय हो गई है। जैसा आप जानते हैं कि असम की 126 सीटों पर कुल 815 उम्मीदवारों ने 1389 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन अब सिर्फ 722 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला फिक्स हो गया है। चुनाव आयोग की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि असम विधानसभा चुनावों के लिए अब कुल 722 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं। 26 मार्च यानी नाम वापस लेने के आखिरी दिन 67 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। असम की तरह केरल में भी चुनावी मुकाबला तय हो गया है। 2.7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वाले राज्यसभा में विधानसभा चुनाव के लिए 890 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, जबकि नामांकन 2125 लोगों ने दाखिल किया। लेकिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच और कुछ उम्मीदवारों की तरफ से अपना नामांकन वापस लेने के बाद अब 890 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी इसी राज्य यानी केरल से हैं, लेकिन ये आंकड़ा पिछली बार के चुनावों में उम्मीदवारों की संख्या से कम है। 2021 के विधानसभा चुनाव में केरल में 957 उम्मीदवार थे, जबकि इस बार 890 प्रत्याशी ही मैदान में हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में कुल 294 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। हालांकि नामांकन 442 उम्मीदवारों ने दाखिल किया था, लेकिन कई लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद कुल संख्या 294 ही रह गई है। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी घिरी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ असम में गौरव गोगोई सीधे हिमंता बिस्वा शर्मा को ललकार रहे हैं, तो वहीं केरलम में सीधे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और सत्तारूढ़ एलडीएफ के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं पुदुचेरी में भी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और डीएमके गठबंधन बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। भारत के लोग जितना ईरान से प्यार करते हैं, उतना ही ईरान भी भारत के लोगों से प्यार करता है। उसने अपने प्यार का इजहार इस तरह से किया कि एक मिसाइल के ऊपर उसने थैंक्स टू इंडियन पीपल लिख करके इजराइल के ऊपर गिरा दिया। अब इससे ये सवाल उठता है कि ईरान ने आखिर ऐसा क्यों किया, अपनी मिसाइल पर थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट नहीं लिखा, उस पर लिखा थैंक्स टू इंडियन पीपल। आखिर क्या वजह है, इसके ऊपर तो सोचना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।